हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एग्ज़ाम पास। ये हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। हम लोग आईबीपीएस और एसबीआई मेंस के लिए क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। होप आपने पहले लेक्चर को देख लिया होगा। जिन लोगों से कल मिस हो गया था उन लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन में उसको देख लिया होगा, जो आज सुबह अवेलेबल हो गया था आप सभी लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि देखिए मेंस के लिए क्लासेस चल रही है, तो इसलिए आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पहले क्या करके आना है, उनको अच्छे से रिवाइज करके आना है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कंपैरिजन इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो हम लास्ट में टॉपिक कर रहे थे उसी के ही दूसरे पार्ट को हम लोग आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे सेशन को आज थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करते हुए उन क्वेश्चंस को भी समझेंगे जो एग्जाम में आए हैं और जो 2 नंबर के वेटेज में आए हैं, ठीक है। उस एग्जाम में जिसका कट ऑफ 0 रहा हो, वहां पर अगर 2 नंबर आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से मिल जाए तो ये आपके लिए काफी होता है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यार, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए एग्जाम पास ऐप पे, और साथ साथ में वहां पर आप बता सकते हैं। हम लोग यूट्यूब पे बैंकिंग के प्री एग्जाम के लिए भी कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वहां पर आपके लिए एक नया बैच लेके आएंगे जो बैंकिंग के प्री के लिए होगा। और इस बैच के बारे में बाकी डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं आपका क्वांट एजुकेटर सलमान, ठीक है। बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हमें काम आएगा किसमें, मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर। तो जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को रिमाइंड करा दीजिए कि भाई 7 बज गए हैं, सेशन में आ जाइए, ठीक है। लाइव सेशन में आप होंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वरना रिकॉर्डेड वीडियो आपको कल अवेलेबल हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हुए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके बढ़ता हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका देखो सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एसबीआई पीओ 2017 के एग्जाम से आपका ये क्वेश्चन है। और आप में से जितने लोग एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जितने लोगों ने एग्जाम को देते हैं उनको पता होगा ये वो एग्जाम था जिसमें क्वांट का जो कट ऑफ था वो था 0 नंबर आउट ऑफ 60 नंबर में से 0 नंबर इस एग्जाम के अंदर क्वांट का कट ऑफ था। और वहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने हो और वो भी क्वेश्चन इतना इजी हो जिसको आप आराम से कर सकते हो, तो देखो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज मैं आपको बार बार बता भी रहा था पहले भी कि एग्जाम उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हैं। फिलहाल चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, 5 men and 5 women are to be arranged in a row while sitting in a party, ठीक है। 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक पार्टी में गए हैं और वहां पर उन्हें क्या करना है, आपको एक रो, एक लाइन के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। और जो फर्स्ट टाइप अरेंजमेंट का वो क्या दिया है, जिसको हमने क्वांटिटी 1 बोला है, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 men and 5 women सच दैट नो 2 men और वुमेन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। पहली बार में आपको इनके इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 मैन और कोई भी 2 वुमेन साथ में ना बैठे। दैट मीन्स अगर आपके पास में 5 मैन है तो अगर आप यहां पर फर्स्ट मैन को आप यहां पे बैठाते हो तो उसके बराबर में कौन आएगी, वुमेन आएगी। फिर आप सेकंड मैन को बैठाते हो तो यहां पे सेकंड वुमेन आएगी। फिर आप यहां पे थर्ड मैन को बैठाते हो तो यहां पे थर्ड वुमेन आएगी। फिर यहां पे फोर्थ मैन को बैठाते हो तो यहां पे फोर्थ वुमेन आएगी। और फिर यहां पे फिफ्थ मैन को बैठाते हो तो यहां पे फिफ्थ वुमेन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो बेसिकली हमने अरेंजमेंट में पढ़ा था कि अगर हमें 1 2 3 4 और 5 इन 5 प्लेस के ऊपर 5 मैन को अरेंज करना है तो हमारा जो आउटकम होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 5 फैक्टोरियल। तो देखो हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं किसको, मैन को। अब विमेन की बात करते हैं तो हमने देखो बेटा 1 2 3 4 5 5 प्लेस के ऊपर 5 विमेन को अरेंज किया है। तो अगेन हमारा जो अरेंजमेंट आता है कितना आता है, 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स मैन और वुमेन को एक लाइन में बैठाने के लिए हमारे जो वेज हो सकते हैं वो हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बट यहां पर भी ट्विस्ट है। अच्छा, परमुटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एवरी पॉसिबल
पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, जो भी वहां पे पॉसिबल है हर कंडीशन को लेके चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन और पॉसिबल है ना, कि अगर मैं यहां से इस मैन को यहां पे ना बैठा के यहां पे बैठा लेता हूं तो भी तो मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, कि वुमेन और मैन जो है अल्टरनेटिव बैठे हैं, साथ साथ में नहीं बैठे हैं। लेकिन यहां पर देखो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट था जो मैन से स्टार्ट होता है, एक अरेंजमेंट है जो वुमेन से स्टार्ट होता है, दोनों ही केस में सेम आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा क्वांटिटी 1। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि देखो अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन बड़ी है तो उसको कभी सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। कई बार हमारा एग्जाम के अंदर जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मैटर करता है। यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे, टाइम का आप अनयूजुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर छोड़ दिया, इसको यहां से आगे क्या करना है, इसको यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 2 है नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग ऑफ 5 मैन एंड 5 वुमेन सच दैट ऑल मैन सिट टुगेदर। इस बार भी इनको अरेंज करना है, लेकिन इस बार सारे के सारे मैन क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। दैट मीन्स यहां पे जो सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है वो ऐसे हो गया कि अगर आप यहां पे फर्स्ट वुमेन को बिठाते हो और यहां पे एक मैन को बिठाया, तो अब आपने बाकी 4 मैन को भी यहीं पर ही अरेंज करना पड़ेगा, और देन आप क्या करेंगे, बाकी बची वुमेन को अरेंज करेंगे। दिस इज सेम एज वॉवेल कम्स टुगेदर, पढ़ा है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल उसी की तरह से हो गया जैसे था आपका कि वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल सब क्या हो, साथ में आए, ठीक है। तो हम वहां पर क्या करते थे कि हम जिन सबको एक साथ रखना होता था उनको काउंट करते थे 1, देन ये हो गया 2, देन ये हो गया 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो हमारा अरेंजमेंट हो गया 6 फैक्टोरियल इनटू, और ये जो 5 है इनका अरेंजमेंट कितना आता है, 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर हमारा आंसर आया कितना, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकता हूं कि देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 फैक्टोरियल। भाई अगर आप किसी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो वहां पर जो नंबर लास्ट में बचेगा वो अपने आप में फैक्टोरियल होता है। तो 6 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, और ये हो जाता है हमारा Q2। होप आप इसको समझ पाए होंगे। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, देखो बेटा उसका भी एक रीजन है। इसको इस तरीके से लिखने का रीजन ये है कि यहां पर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है, तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बताइए, Q1 है 2 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, Q2 है 6 × 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कौन ग्रेटर है, Q2 ग्रेटर है, किससे, Q1 से। तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी 1। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था आपके सामने जो आपको एग्जाम में मिला था, ठीक है। 1 नंबर में एक क्वेश्चन आपके सामने था एग्जाम के अंदर, ठीक है। और वहां पर जिस एग्जाम के अंदर बता रहा हूं कि कट ऑफ 0 नंबर गई हो, वहां पर 1-2 नंबर ऐसे क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। वैसे अगर आप एसबीआई के एग्जाम को अगर अभी देखें तो वो आपको काफी ईजी लगेगा। क्यों, क्योंकि आप उस तरह के पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हो। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये पैटर्न एकदम नया था, तो इसलिए लोगों को इसमें दिक्कत हुई भी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। फिलहाल चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके पास यहां पर फिर से वही 1 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। आइए तो हम सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आपका हो गया है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या 1 मिनट देना चाहिए। देखो, या मेंस के एग्जाम में जो होता है क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के होते हैं। देखो, स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है क्या कि वो हर क्वेश्चन को 35 सेकंड में करना चाहता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि हर एक क्वेश्चन 35 सेकंड में नहीं हो सकता बेटा। कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता है तो कोई क्वेश्चन 1 मिनट में भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट को करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को 35 सेकंड में करने का सोच रहे हैं। उससे क्या होता है, आप खुद क्या हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं कि यार मैं तो 35 सेकंड बना ही पाता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन को करने का अपना एक अलग टाइम होता है जो उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें इनइक्वालिटी के एक एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट भी लगते हैं, और वहां पर उसमें 5 मिनट देना भी सही होता है क्योंकि उस एग्जाम की कट ऑफ 1 नंबर जाती है, ठीक है। फिलहाल चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वांटिटी 1 दे रखी है, ये भी एसबीआई पीओ 2017 उसी एग्जाम से है। क्वांटिटी 1 दे रखी है। क्वांटिटी 1 में देखो क्या दिया है कि वैल्यू ऑफ ए, क्वांटिटी 1 है ए का वैल्यू, इफ एस इज एन एक्यूट एंगल, अगर एस क्या है, एक्यूट एंगल है। आप एक्यूट एंगल का मतलब जानते हैं ना, एक्यूट एंगल का मतलब है कि इसकी वैल्यू लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। क्वेश्चन हल्का सा किस पे चला गया, ज्योमेट्री पे चला गया। आपको हल्का सा पढ़ना पड़ेगा बेसिक ज्योमेट्री को, बेसिक अलजेब्रा को, क्योंकि उन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अगर एस क्या है, एक्यूट एंगल है, और उसने क्या बोला है कि पी आर और क्यू टी, ये लाइन और ये लाइन, दोनों की दोनों लाइन क्या है, पैरेलल्स हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि मान लो मैं यहां पे दो पैरेलल लाइंस बना देता हूं, ठीक है, और इस तरीके से हमें एक डायग्राम दे रखा है, और मैं यहां पे एक तीसरी लाइन बना देता हूं इस तरह से करके। तो देखो ये जो एंगल हो गया, ये हो गया अल्टरनेटिव एंगल, और ये एंगल हो गया अल्टरनेटिव एंगल। तो बेसिकली ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर भी अगर हम देखें ध्यान से, तो ये a+40 और a, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, s का, s के बराबर होगा। तो हमें एक रिलेशन मिलता है कि a+40 इज इक्वल्स टू s, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 2a+40 इज इक्वल्स टू s। s का मतलब लेस देन 90, यहां से इक्वल हटा लो, ठीक है। तो यहां से जो 40 इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से आ जाएगा 2a इज लेस देन 50, या फिर a आ जाएगा आपका लेस देन 25 डिग्री। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ है। देखो यहां पर क्या गिवन था, यहां पर हमें गिवन था कि ये जो s है ये एक्यूट एंगल है, दैट मींस इसकी जो वैल्यू है वो 90 से छोटी है, और हमने आपको अभी आपको सिखाया है कि इन दोनों का जो सम होगा ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा इसके। तो हमने कर दिया उसी तरह से कि a+40 इज इक्वल्स टू s, या फिर a+a कितना होता है 2a+40, और s का मतलब लिख दिया लेस देन 90, दैट मींस 40 माइनस हो गया 2a इक्वल्स टू 50, एंड देन आपका a इक्वल्स टू कितना आता है लेस देन 25 डिग्री। तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ a आती है, वैल्यू ऑफ a का मतलब है Q1 आपकी आई है लेस देन 25 डिग्री, और Q2 आपको पूरा कितना दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है। अच्छा, Q1 25 से कम है, Q2 आपका कितना है, 25 है। तो रिलेशन साफ साफ आपको नजर आ जा रहा है कि जो Q1 है वो लेस देन है किससे, Q2 से। तो आपका अगेन आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही गेट किया होगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको अगर आपने सही से गेट किया है तो। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स होप कि आपको कमेंट्स आप लोग कर पाएंगे वीडियो में, ठीक है, तो हम लोग बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तभी तक के लिए सेशन को देखने की कोशिश करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको समझ में आ जा रहा है तो। ठीक है, फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर से मैं कहूंगा कि देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए फिर से 1 से 1.5 मिनट दूंगा करने के लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। 1 से 1.5 मिनट आपके लिए क्वेश्चन कर लो या फिर देख के एक बार पढ़ के समझ लो, उसके लिए। आइए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने, देयर आर 63 कार्ड्स इन ए बॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 63। आपके पास एक बॉक्स में 1 से 63 तक के कार्ड है जिन पे 1 से 63 तक का नंबर लिखा है। एवरी कार्ड इज नंबर्ड विद ओनली 1 नंबर, और हर कार्ड पे केवल एक ही नंबर लिखा है। दैट मीन्स एक कार्ड पे 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो क्वांटिटी 1 है वो क्या है, probability of picking up a card whose digits if interchanged result in a number which 36 more than the number picked up। ठीक है, क्वांटिटी 1 में क्या है, क्वांटिटी 1 में उन कार्ड्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जब उन कार्ड्स के ऊपर लिखे गए नंबर्स को रिवर्स करते हो, यानी कि जैसे कि मान लो आपने एक कार्ड उठाया, उसके ऊपर बेटा मान लेते हैं कि ए बी लिखा था,
उसके ऊपर क्या लिखा था AB। तो जब आप AB से BA करते हो तो ये जो नंबर है ये +36 हो जाता है। तो इस तरह के कार्ड्स को हमें क्या करना है, पिक करना है, हमें क्या करना है, चूज करना है, और उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि आप जो है ये देख लेंगे कितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और कितने में से किए हैं, बड़ा सिंपल ही हो जाएगा। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसे कितने कार्ड पॉसिबल है जिन पर लिखे नंबर को इंटरचेंज करने पे 36 मोर हो जाएगा। अच्छा, उसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है कि फर्स्ट वन तो ये है कि देखो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस बारे में, यानी इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं जानते हो, तो वहां पर क्या है कि बिल्कुल अपना बेसिक दिमाग लगाओ, 1 से 63 तक के नंबर्स को लिख लो और उनमें से देख लो कितने नंबर ऐसे हैं जिनको अपोजिट करने पर आपको इस तरह की कंडीशन मिल जा रही है। दूसरा है मैथमेटिकल तरीका। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक है, मैथ्स में, तो आपको पता होगा कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का फॉर्मेट होता है tan x + y। कितना होता है, tan x + y, और अगर उसको इंटरचेंज करेंगे तो ये जाएगा tan y + x। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है tan y + x, ये इस नंबर से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। तो चलो अब जरा स्टार्ट करते हैं। तो tan y + x में से tan x + y माइनस करिए। tan y में से ये y गया तो कितना बचेगा बेटा, 9y, और x में से tan x गया तो कितना बचेगा, -9x, और इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 36, क्योंकि ये वाला 36 ज्यादा है। तो यहां से पता लगा कि y - x कितना होना चाहिए, 4। यानी y क्या और x हमने क्या माने हैं, हमने माने हैं डिजिट्स, अंक माने हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे नंबर जिनके ऐसे डिजिट के पेयर जिनका डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है, उनको इंटरचेंज करने पर जो नंबर आएगा वो 36 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर x हमने क्या माना था, x हमने माना था फर्स्ट डिजिट, तो यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सेकंड डिजिट से 4 कम होना चाहिए। आइए तो ऐसे पेयर बना लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 मानता हूं तो सेकंड प्लेस पे 5, तो यानी कि जो 15 नंबर का कार्ड है, अगर आप उसको इंटरचेंज करोगे वो किस में चेंज हो जाएगा, 51 में, और ये कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा बेटा, 36। ऐसे यहाँ पे 2 है तो 2 में 4 ऐड करो, कितना आता है, 26। 26 नंबर का कार्ड है तो किस में चेंज हो जाएगा, 62 में। ठीक है, और ये फिर से कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, 36। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा 37, फोर्थ आपका हो जाएगा 48, और फिफ्थ आपका हो जाएगा 59। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 37 का उल्टा तो 73 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमें आने वाले कार्ड को नहीं देखना है, हमें जो कार्ड पिक किया है उससे आने वाले नंबर को देखना है। ठीक है, और हम 63 से नीचे किसी भी कार्ड को पिक कर सकते हैं, तो इसलिए जो कार्ड हम पिक करेंगे वो 15, 26, 37, 48 और 59, इन पांचों में से कोई एक होगा। तो प्रोबेबिलिटी आती है कि 5C1 डिवाइडेड बाय 63C1, यानी इन 5 में से कोई एक कार्ड हमारा क्या होगा, पॉसिबल इवेंट, और 63 में से कोई एक कार्ड क्या होगा, हमारा टोटल इवेंट। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है बेटा, वो आती है 5 डिवाइडेड बाय 63। ये आपका आ गया Q1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं Q2 की तरफ। Q2 क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ए कार्ड द नंबर प्रिंटेड ऑन विच इज ए मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट दैट ऑफ 16। Q2 है एक ऐसे कार्ड को पिक करना जिस पे लिखा नंबर मल्टीपल हो किसका, 8 का, लेकिन 16 का ना हो। अच्छा देखो, हमारे पास जो 8 है, 16, 24, 32, 40, 48, 56, इतने कार्ड हमारे पास अवेलेबल है, हमने इनको लिख लिया। इसमें से 16, 32 और 48 ये क्या है, 16 के मल्टीपल है। तो इसके अलावा बचा कौन, 8 बचा, 24 बचा, 40 बचा और 56 बचा। तो ये चार कार्ड ऐसे हैं जिनमें से अगर आप किसी भी एक कार्ड को पिक करोगे तो वो कार्ड आपका मल्टीपल होगा, खाली किसका, 8 का, 16 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहां पर आपका आ गया कि इन चार में से कोई एक कार्ड 4C1 डिवाइडेड बाय 63C1, दैट मीन्स ये आता है 4/63। ये आपका क्या आ गया, Q2 आ गया। तो देखा आपने, Q1 आपका आता है 5/63, Q2 आपका आता है 4/63। ठीक है, तो यहां पे आपको जो रिजल्ट मिला है उसमें Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स आपकी जो क्वांटिटी 1 है वो ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी 2 से। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपको काफी इजी लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है तो, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि हम लोग बेसिक बैंकिंग के बेसिक मैथ्स का कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आपके सेशन रिक्वायर्ड है, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें उसके रिगार्डिंग सेशन भेज सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो होप कि आपको आने वाले टाइम में बैंकिंग के बेसिक का भी आपको बैच मिल जाएगा, एसएससी के बेसिक का भी, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे। इस बात को याद रखिए कि आजकल के एग्जाम के अंदर फर्दर वो बैंक हो, एसएससी हो या फिर आपका रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आजकल के एग्जाम के अंदर जो सबसे बेसिक नीड है वो आपके कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नहीं आते तो आप ट्रिक के बेस पर एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन किससे, एसबीआई पीओ 2017 से एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो क्वांटिटी 1 क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीएफडी। किसी एक एरिया जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है बीएफडी, आपने इस क्वाड्रिलेटरल का क्या करना है, एरिया निकालना है। मैं इसको शेडेड कर देता हूं। इस क्वाड्रिलेटरल का आपने क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। ठीक है, ये आपका क्या है, Q1 है और Q2 सीधा दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप क्या कर सकते हो, 40-45 सेकंड में खत्म कर सकते हो। मैंने कहा है ना, क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर क्या करेंगे, उसको जज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे हो गया, मेंसुरेशन से। एक क्वेश्चन किससे हो गया, ज्योमेट्री से। कल से अब तक हमने एक चीज को नोटिस किया है कि जिन टॉपिक को बैंक का बच्चा छोड़ के चलता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह, उन टॉपिक से भी याद रखना काफी क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। फिलहाल चलिए आते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं किसको, Q1 को, दैट मीन्स क्वांटिटी 1 को। आइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीएफडी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। गिवन एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल है हैविंग एबी 10। अच्छा, ये जो एबी है बेटा, ये कितना दिया है, 10, बीसी 12, बीसी दिया है 12, ये पूरा 12 है। ठीक है, ये 10 है, तो यहां पे 10 आ जाएगा। अच्छा देखो, बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन करना कि आप क्या करो, आप पूरे रेक्टेंगल में से क्या कर दो, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा, आपको समझ आ जा रहा है। ठीक है, चलो तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो 10 × 12 रेक्टेंगल माइनस फर्स्ट ट्राइंगल। अच्छा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, दैट मीन्स 6 × 10, माइनस कर देते हैं इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, दैट मीन्स 5 × 10। ठीक है, चलिए 2 से 10 कितने बार बेटा, 5 टाइम्स। 2 से 10 कितने बार, 5 टाइम्स। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, और ये हो गया 120 माइनस 30 माइनस के 25, दैट विल बी कितना आएगा, ये हो गया आपका 55। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 65। ठीक है, तो Q1 आपका कितना आ रहा है, Q1 आपका आ रहा है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर किस लिए, क्योंकि ये एरिया है। Q2 आपका डायरेक्ट कितना रखा है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इस तरह के क्वेश्चन को तो आप खुद से कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक के क्वेश्चन आपको काफी मजेदार लग रहे होंगे, काफी इजी लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एसएससी बेस्ड हो गया है। ठीक है, यूनिट डिजिट इस पे यूज हो रहा है। चलिए, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिट डिजिट आप निकालते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। देखो बेटा, यूनिट डिजिट जो है वो एसएससी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी क्या हो गया कि बैंक में 1-2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखो पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपको पढ़ा देता हूं। कि मान लो अगर आपको किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे कि 123 की पावर 42, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं, तो सिंपली क्या करना है कि जो यहाँ पे इसकी पावर लिखी है उसको 4 से डिवाइड कर लो, और 4 से डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको लिख लो। अच्छा, 4 10 जा 40, और एक्स्ट्रा कितना बचा, 2। और आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सिंपल क्या होता है, वो सिंपल होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसकी पावर में उस रिमाइंडर को ले जाइए, 3 का स्क्वायर इज 9। ये क्या हो गया, आपका यूनिट प्लेस हो गया। एक और एग्जांपल देखो, मान लो 1549 की पावर 69 दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सिर्फ 9 को लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, और 69 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अच्छा, आप जानते हैं 17 4 जा 68, 68 से कितना एक्स्ट्रा है, 1, तो बेटा रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो आपका आंसर आएगा 9 की पावर 1 इज 9। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं। आसान लग रहा होगा ना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे आप समझ गए ना क्या करना है, कि यहां पर फर्स्ट नंबर में आपको इस 3 में देखना है, और यहां पे सबसे पहले आपका काम होगा इस पावर को कैलकुलेट करना, जो कि यहां पे मल्टीप्लाई से कैलकुलेट होगा, क्योंकि 2 नंबर अगर इस तरीके से दिए थे तो वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए आइए, तो 27 × 5 कितना होता है बेटा,
हमें क्या करना है, 27 का मल्टीप्लाई करना है 55 में। 27 5 जा कितना होता है 135, कैरी में कितना गया 13, 27 5 जा कितना होता है 135 और 13 कितना होता है 148, तो कितना होता है 1485। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये 27 का टेबल कैसे याद होगा, देखो टेबल्स तो याद करने पड़ेंगे। वैसे भी इस बात को याद रखिए, देखो टेबल्स वगैरह या कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन सारा गेम खाली कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर पाएंगे तो याद रखना बेटा 5 तक मल्टीप्लाई करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप ना कर पाएं। आइए फिर दोबारा करते हैं, तो 1485 आ गया। अब निकालते हैं यूनिट प्लेस, तो हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा आप जानते हैं ना 4 से डिवाइड करते हैं तो केवल लास्ट के 2 प्लेस को लेके चलते हैं, ये 2 की पावर n रूल के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपसे किस दिन डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, बस लास्ट के 2 प्लेस को लेंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं बनता। आइए तो 4 की बात करें तो 21 4 जा बेटा कितना होता है 84, और ये 85 कितना एक्स्ट्रा है 1, तो 1 आ जाएगा, और 1 किसके पावर में 3 के पावर में, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया। तो यानी कि फर्स्ट वन क्वांटिटी 1 आपका कितना आता है बेटा 3 आता है। समझ आया कैसे निकाला है, बड़ा सिंपल है, लास्ट प्लेस को लेके चले, पावर्स का मल्टीप्लाई किया, अंदाजा लगा लिया। सेकंड आते हैं किस पर, यहां पर आते हैं, ठीक है। आइए अब यहां से शुरू करते हैं, 43 इंटू 51 करना है सबसे पहले। चलो बेटा आओ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 43 इंटू 51। आइए बताइए 43 बन जा कितना हो जाएगा 43, कैरी में कितना गया 4, 43 5 जा कितना हो जाएगा 215, और उसमें 4 प्लस करो 219, तो कितना आता है 2193। देखो ना कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कितना 2193। अब मैंने फिर से कहा था ना कि 4 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो 23 4 जा कितना होता है बेटा 92। टेबल्स रट लो बच्चा 50 तक के टेबल रट लोगे तो कैलकुलेशन में हमेशा काम आएंगे। जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझको देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी है, उनको पहले से पता है कि भैया टेबल्स रटना ही पड़ेगा 50 तक। टेबल्स रट लोगे तो कैलकुलेशन क्या लगने लगेगी, ईजी लगने लगेगी, ठीक है। चलिए तो ये हो जाता है कितना 23 4 जा 92, और 93 कितना एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा आ जाता है कितना, लास्ट में क्या लिखा था बेटा 7, तो आ जाएगा 7 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब ये आ गया Q2। तो क्वांटिटी 2 कितना आया बेटा 7, क्वांटिटी 1 कितना आया 3, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि क्वांटिटी 2 ग्रेटर है किससे, क्वांटिटी 1 से, ठीक है। तो एग्जाम के क्वेश्चंस उतने भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। SBI PO 2018 का एग्जाम से क्वेश्चन है, 2.5 नंबर कट ऑफ था एग्जाम का, हम सब जानते हैं, ठीक है। काफ़ी जो है 2.5 या 1.5 नंबर में से कोई एक था, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास कभी कभी 1-2 नंबर में, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और आप एक बार फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या आपकी कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी है। 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं इसको क्या करता हूं आपके सामने डिस्कस करता हूं। चलिए तो होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखिए उसको कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी आपने रीजनिंग में पढ़ी होगी, ठीक है ना। होता क्या है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन ना देके आपको क्या करता है, वो सिंबल से रिलेट करता है, जिससे आपका क्या करता है क्वेश्चन करने का थोड़ा सा टाइम में बढ़ सकता है। जैसे उसने कहा कि एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे एंड का मतलब है लेस देन, स्टार का मतलब है ग्रेटर इक्वल, डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल, और हैश का मतलब है इक्वल्स टू। तो यानी कि देखो नीचे जो ऑप्शन है इस बार वो Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 लेस देन Q2 नहीं दिया, बल्कि कोडेड लैंग्वेज में दे रखे हैं। और साथ साथ में क्वेश्चन में कितने आपके पास यहाँ पे दे दिए, क्वांटिटी 3 दे दिए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा दी, ठीक है। क्वेश्चन कहां से है, क्वेश्चन है IBPS PO मेंस 2018 से, ऐसा एग्जाम जिसकी कट ऑफ खाली 1 नंबर थी, ठीक है। और 2 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। पूरा एग्जाम का कट ऑफ 1 नंबर, 2 नंबर का सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना डाला, लाइव जिंगल आला, ठीक है, उतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं, आओ तो मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं कैसे करना है हमें, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है, फिलहाल हम इसको क्या करते हैं सबसे पहले समझते हैं। आओ तो क्वांटिटी 1 क्या है बेटा, देखो 360, सबसे पहले नंबर्स को देखो फिर देखेंगे किसको, MN को।
360 है, इस 360 के डिवाइड में कौन है 120 है और मल्टीप्लाई में कौन है 24 है। अच्छे को बताइए, अगर 360 को बेटा 120 से डिवाइड किया तो कितने बार गया 3, और 3 को करा 24 से मल्टीप्लाई, तो 360 बाई 123, 3 इंटू 24, ये कितना हो जाता है 72। ठीक है, ये Q1 निकाल रहे हैं हम। अब Mn को देखते हैं। आप सब जानते हैं जो डिवाइड वाली पावर है वो क्या होती है माइनस, और जो मल्टीप्लाई वाली पावर है वो क्या होती है प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो m की पावर थी वो 7 थी, जिसमें से माइनस होगी -2 और प्लस होगी -4। ऐसी जो n की पावर है वो 9 था आपका, जिसमें से माइनस कितना होगा, ये डिवाइड वाला जो डिवाइड के साथ में है 3, और प्लस कितना होगा 4। ठीक है, तो यहां पे आपका जो Q1 बन के आता है बेटा, वो Q1 आपका आता है 72। ठीक है, और 7 माइनस -10 प्लस 2, 9 -4, m की पावर 5 और n की पावर कितना, यहां पे देखो 9 4 13 -3 10। ठीक है, अब आते हैं किस पर, Q2 पर। आइए, 240 डिवाइड बाय 60 और फर्दर डिवाइड बाय 3। आपको पता है ना, जो डिवाइड वाले हैं वो दोनों डिवाइड में है। 240 को 60 डिवाइड किया कितना आता है 4, 4 को 3 से डिवाइड किया तो सीधा 4/3 लिख दूं। आइए, यहां पे 9 पावर प्लस में थी, जिसमें से 4 ये लेस होगा और 2 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 4 जाके 5 और 2 कितना होता है 7, तो बेटा x टू दी पावर आता है 7। और y के लिए बात करते हैं तो 7 पावर था, 3 ये गया माइनस में, 3 ये गया, तो y की पावर आती है 1। ठीक है, और Q3 की बात करें बेटा, तो चलो फिर से Q3 निकालते हैं, फिर से ऐसे ट्राई करेंगे डायरेक्ट करने की। तो देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6। आप पहले डिवाइड कर लो, 48 को 6 से डिवाइड किया कितना आता है 8, 8 5 जा 40, तो 40 तो एक आ गया बेटा। ठीक है, अब a टू द पावर 8 था, मल्टीप्लाई में 3 तो प्लस हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 में 6 गया 5, a टू द पावर 5, और यहाँ पे देखो 12 था, जिसमें से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा 8, और 8 में से 1 और माइनस होगा तो कितना बचेगा b टू द पावर 7। तो ये क्या आ गई, आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप कहेंगे कि इन वैल्यूज का कंपैरिजन कैसे करें यार, जब तक m और n की वैल्यू नहीं तो इनका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। अब यही तो समझना है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन में देखिए, m ग्रेटर है 0 से, n लेस देन है 0 से। m 0 से ग्रेटर है और n 0 से लेस देन है, दैट मीन्स ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है नेगेटिव है, तो हम क्या कर देते हैं इसको -n लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड में देखो x लेस देन है 0 से, तो x की यहां पे लिख लिया मैंने -x। ठीक है, और y लेस देन है 0 से, तो यहां पे लिख लिया मैंने -y। ठीक है, थर्ड वन को देखिए, a ग्रेटर देन है 0 से, तो यहां पे तो a को ये रखा, और b लेस देन है 0 से, तो यहां से लिख लिया -b। अब जरा समझने की कोशिश करिए, यहां पे देखो बेटा, यहां पर m क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो पॉजिटिव रहता है, n क्या है नेगेटिव है, लेकिन उसकी पावर क्या है पॉजिटिव है, तो यानी जो Q1 आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव 72 की पावर m की पावर जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आप ये समझिए। Q2 की बात करें, आइए तो देखो x की पावर -7, तो यहाँ -x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -y, तो Q2 क्या हो जाएगा आपका, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ही x था इंटू में माइनस का ही y है। अच्छा, आप जानते हैं ना माइनस की पावर अगर आपकी ऑड होती है तो माइनस में आता है। और Q3 की बात करें तो देखो यहाँ पे प्लस वाले की पावर ऑड है और माइनस वाले की पावर भी ऑड है, तो Q3 आपका किस में आएगा बेटा माइनस में आएगा। यानी आप एक बात तो समझ गए कि Q3 से पहले जो साइन होगा वो होगा लेस देन, Q3 क्या है लेस देन है, तो हम ऐसे रिलेशन को देखेंगे जिसमें Q3 लेस देन हो। और लेस देन कब फॉलो होता है, जब आपका होता है यहां पर क्या एंड, यानी कि सेकंड साइन एंड होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि फर्स्ट दो में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या दिक्कत है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें पहले दोनों से हमें निकालना हो। भाई हमें क्या चाहिए था, हमें फर्स्ट वाला साइन जो होगा हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड वाला साइन हमें क्या चाहिए था, सेकंड वाला साइन हमें चाहिए था कौन सा, लेस देन का, और वो केवल किस में, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही क्या है, इसमें आंसर है। तो देखा 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी कुछ करने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट एकदम क्या हो गए, यूज हो गए, शायद इसीलिए इन एग्जाम्स की कट ऑफ बहुत कम रहती है, और क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में जाते हैं, शायद इसीलिए इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटा,
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना इस तरह, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक बार दोबारा रिवीजन की जरूरत हो सकती है। फिलहाल हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी क्या है, आपकी कोडेड इनइक्वालिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वांटिटी 1, उसने कहा कोचिंग टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स ABC। आइए बेटा, 3 स्टूडेंट हैं A, B और C। कोचिंग टीचर ने क्या किया, उनसे एक क्वेश्चन पूछा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग आंसर्ड, देखो अब ध्यान से देख लेना, कभी आंसर समझ लो, नॉट बीइंग आंसर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इज 0.5, 0.4, 0.7। और इनसे नॉट आंसर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.5, दैट मीन्स 1/2। यानी कि 1/2 इस बात की प्रायिकता है कि ए आंसर नहीं देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बी आंसर ना दे 0.4, दैट मीन्स 2/5। और ये प्रोबेबिलिटी कि सी भी आंसर नहीं दे पाएगा 0.7, दैट मीन्स 7/10। ठीक है, आप सब जानते हैं कि किसी इवेंट के पॉसिबल होने और पॉसिबल ना होने के जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम कितना होता है, 1। तो अगर मैं इनके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी निकालूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है लोग आंसर कर देंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस करो 1/2, 1 में से 2/5 माइनस करो 3/5 और 1 में से 7/10 माइनस करो 3/10। ये प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ये लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रोबेबिलिटी लिख ली, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन में कौन सी यूज जाएगी। अब वो क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 स्टूडेंट विल सॉल्व द क्वेश्चन। इस बात की प्रायिकता बताइए कि ज्यादा से ज्यादा 2 लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखो, आप हमेशा याद रखना कि कहीं पर भी किसी भी वर्क के लिए लीस्ट कंडीशन हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है ऑल। दैट मीन्स यहां पे हो सकता था कि 0 कोई भी आंसर ना करे, देन एक कंडीशन हो सकती थी any1 कोई एक आंसर करे, एक कंडीशन हो सकती थी any2 कोई 2 आंसर करे, और एक कंडीशन हो सकती थी all 3 तीनों आंसर करें। समझ पा रहे हैं ना भाई, किसी भी केस का, किसी भी कंडीशन के लिए मिनिमम केस होता है 0 कोई नहीं करेगा, और मैक्सिमम केस होता है ऑल वाला, यानी कि सभी लोग कर लेंगे। तो मैंने चारों कंडीशन लिख ली कि एक कंडीशन हो सकती थी 0 कोई भी आंसर ना करे, फिर कंडीशन हो सकती थी any1 कोई एक आंसर करे, फिर हो सकती थी any2 कोई 2 लोग आंसर करे, फिर हो सकता है all 3 तीनों के तीनों आंसर करे, 3 ही लोग हैं। अच्छा, हमें इसमें से क्या रखना है, हमें रखना है एट मोस्ट 2, यानी कि हम केवल ज्यादा से ज्यादा 2 तक रख सकते हैं। तो यानी कि हमें any2 तक क्वेश्चन को लेना है। दैट मीन्स या तो आप इन तीनों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस कर दो, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में से इस 4th केस की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। और आप हमेशा जानते हैं कि यहां पर इजी अप्रोच माइनस वाला है। तो हम क्या करेंगे कि 1 में से तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स ए के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, इंटू 3/5 बी के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, इंटू 3/10 सी के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारा जो Q1 आया बेटा वो निकल के कितना आया, चलो 2 5 जा 10, 10 10 जा 100 माइनस 9, तो हमारा आता है 91 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या हो गया, Q1 हो गया। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं किसके लिए, Q2 के लिए चलते हैं। आइए, Q2 क्या है, ए बैग कंटेन्स 5 ग्रीन 7 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 ग्रीन और 7 रेड बॉल्स है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, अगर बैग से 3 बॉल अचानक से निकालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल। तो कम से कम एक ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फिर से वो करेंगे, कितनी बॉल्स आपने बैग से निकाली है, 3। तो मैं फिर से कहूंगा कि लीस्ट केस क्या है, 0 ग्रीन, कोई ग्रीन ना हो, देन 1 ग्रीन, देन 2 ग्रीन, देन 3 ग्रीन। लीस्ट केस है कोई भी ग्रीन ना हो, उससे अगला केस आता है कोई एक बॉल ग्रीन हो, उससे अगला केस आता है कोई 2 बॉल ग्रीन हो, और उससे अगला केस आता है तीनों की तीनों बॉल ग्रीन हो जाए। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार केस कौन सा बेटा, केस है एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, कम से कम एक ग्रीन। तो कम से कम एक ग्रीन का मतलब है एक ग्रीन हो चलेगा, 2 ग्रीन हो चलेगा, 3 ग्रीन हो चलेगा। तो फिर से मैं कहूंगा या तो इन तीनों केस को निकाल के प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टोटल में से आप क्या कर दो, इस चौथे केस को माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए। और आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 में से माइनस करेंगे 0 ग्रीन को,
तो ग्रीन कितनी थी 5, उनमें से कोई बॉल नहीं लेनी है, बट स्टिल हमें क्या चाहिए, हमें 3 बॉल को निकालना है। तो हम करेंगे इनटू में 7c3 डिवाइडेड बाय 7 5 कितना 12c3। आइए इसको माइनस निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस के, अच्छा 7c3 दैट मीन 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 2 1। ये तो आप जानते हैं ना भाई, 12 से 3 का मतलब है 12 का फैक्टोरियल 3 टाइम्स, दैट मीन्स 12 11 10 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3 2 1। ये 3 2 1 पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 11 4 जा कितना होता है 44। तो 44 तो आपके पास आता है Q2 कितना आता है बेटा, Q2 आता है 1 माइनस के 7 बाय 44, दैट मीन्स 37 बाय 44। ये क्या आ गया आपका Q2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं किसके लिए, Q3 के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यार इस क्वेश्चन में तो काफी टाइम लग जा रहा है। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है आईबीपीएस में, 45 मिनट होते हैं आपके पास में 35 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें कट ऑफ 1 नंबर जाता है। समझ सकते हो कि क्वेश्चन करने के लिए आपको काफी टाइम मिलता है। यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि वहां पे 12 से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी बेटा, Q3 की, क्वांटिटी 3। आइए, अरुण स्पीक्स ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी अरुण के ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4 डिवाइडेड बाय 5। भाव्या स्पीक्स ट्रूथ 6 आउट ऑफ 7 टाइम, और भाव्या के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 6 बाय 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि अगर आप उनसे एक ही क्वेश्चन करें तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, अरुण सच बोलेगा तो भाव्या सच नहीं बोलेगी, और भाव्या सच बोलेगी तो अरुण सच नहीं बोलेगा। तो भैया अगर अरुण सच बोलेगा बेटा तो प्रोबेबिलिटी अरुण की 4/5, लेकिन इसके साथ में जो भाव्या है वो झूठ बोलेगी। और झूठ कैसे निकालेंगे कि 6/7 माने सच, तो 1 में से माइनस करो, 1/7 झूठ, प्लस अगर भाव्या सच बोलेगी तो 6/7, अरुण झूठ बोलेगा तो 1 माइनस 1/5 यानी कि 1/5 4/5 सॉरी। तो ये आपका आता है कितना 6 4 जा 24, तो आता है 24 डिवाइड बाय 35। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कौन कौन से 3 नंबर आपके पास में आए हैं। फर्स्ट वन है 91 डिवाइड बाय 100, सेकंड वन है 37 डिवाइडेड बाय 44, एंड थर्ड वन है 24 डिवाइडेड बाय 35। अच्छा कैसे करते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूं। 91 ऐसे रखो, डिवाइड में लिख लो 91 100 का डिफरेंस 9, 37 ऐसे रखो, डिवाइड में 37 44 का डिफरेंस 7, और 24 को ऐसे रखो, डिवाइड में 24 35 का डिफरेंस 11। अब पॉसिबल वैल्यू निकालो, पॉसिबल वैल्यू आ जाती है 10, पॉसिबल वैल्यू कितनी आती है 7 5 35, पॉसिबल वैल्यू आती है 11 2 22। दैट मींस Q1 सबसे ग्रेटर है, Q2 उससे लेस है, Q3 उससे लेस है। ठीक है, तो Q1 ग्रेटर, Q2 लेस, Q3 उससे लेस। तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, जो आपका पॉसिबल ऑप्शन उसको क्या कर लेंगे, आप चूज कर लेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी लिखी है और सामने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो आप इंस्ट्रक्शंस में से जाके क्या कर लेंगे, ऑप्शन को चूज कर लेंगे, वही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से, और Q2 ग्रेटर है किससे, Q3 से। शायद अगर मैं सही हूं तो एट द रेट से कॉट किया गया था किसको, ग्रेटर को, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एट द रेट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एट द रेट, यानी Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से, और Q2 ग्रेटर है किससे, Q3 से। ठीक है, तो बेटा ये है देखो कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। ठीक है, काफी टाइम लगता है इनके क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हम कल की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम क्वेश्चंस के लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखना है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वेरीज आती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसको बताना है। आपके फीडबैक्स का हमेशा से ही स्वागत है। ठीक है, वही हमें क्या करते हैं, और आपके कमेंट्स और फीडबैक्स, ठीक है, आपका जो अप्रिशिएशन है वही हमें आगे चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमें क्या करता है, बनाता है कि हम चीज़ों को और कितने बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए हम क्या करते हैं, आज के एक लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से किससे आ गया, SBI PO मेंस 2017 से आपके सामने आ गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज कम इसलिए है क्योंकि आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, धीरे धीरे चलेंगे और स्टेबल तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है। अब तो बस खाली आपने क्या है कि अर्थमेटिक की आपको कितनी नॉलेज है ये देखना है। आइए, क्वेश्चन क्या आपके सामने क्वेश्चन है बेटा कि ABC एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, ABC एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, ए इन्वेस्टेड 3000 एट द स्टार्ट। चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को यहीं से। ए ने बेटा 3000 लगाया शुरुआत में, ये बी है, ये सी है। बी इन्वेस्टेड 33.33 मोर देन द इन्वेस्टमेंट बाय
इन्वेस्टेड बाय ए, बी ए से 33.33% ज्यादा लगाता है, इसका मतलब कितना होता है 1/3, यानी जो ए ने लगाया है उतना तो लगाएगा, उससे 1/3 ज्यादा है। अच्छा ए ने कितना लगाया बेटा 3000 का 1/3 कितना हो जाएगा 1000, प्लस कर दो तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाता है 4000 है ना। और फिर क्या कह रहा है, सी इन्वेस्टेड द एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी, सी जो है ए और बी का एवरेज लगाता है। अच्छा 3000 और 4000 एवरेज मतलब प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो ये पे आ जाएगा आपका कितना 3500। इस तरह की भी अगर कैलकुलेशन आप पेन से कर रहे हैं तो दोस्त यकीन मानो आप सही से सही नहीं जा रहे हो, ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन को ओरली कर लेते हैं। अच्छा आप सब जानते हैं कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शन में होता है कैपिटल इनटू टाइम के, तो अभी में टाइम और चाहिए। अब टाइम कहां मिलेगा, अच्छा ये आगे आफ्टर 4 मंथ्स, यानी 4 महीने बाद अब वो क्या कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ए को इस 3000 पे 4 मंथ्स तक प्रॉफिट मिलेगा, बी को इस 4000 पे 4 मंथ्स तक प्रॉफिट मिलेगा, और सी को इस 3500 पर 4 मंथ्स तक ही क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 40% ऑफ हिज अमाउंट, 4 महीने बाद ए ने 40% निकाल लिया। बेटा बताओ 3000 का 40% कितना आएगा, ऑलरेडी कर सकते हैं, 3 गुना 4 12, 1200 गया तो बचा कितना 1800, ए का बच गया 1800, विड्रॉ कर लिया तो बचा 1800। बी डबल्स हिज अमाउंट, बी डबल कर देता है तो 4000 का डबल कितना होता है 8000, एंड सी इंक्रीज हिज अमाउंट बाय 20%, सी 20% बढ़ा दे रहा है। अच्छा 20%, 20% मतलब कितना होता है 1/5। अच्छा 3500 का 1/5 कितना हो जाएगा 700, तो 3500 प्लस 700 कितना आता है बेटा 4200 आता है। फिर से भी बात है टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम फिर ही मिलेगा, ठीक है। अब बोला है आफ्टर अनदर 5 मंथ, तो यानी कि ये रहा है कब तक 5 महीने तक, ये भी कब तक रहा है बेटा 5 महीने तक, और ये भी कब तक रहा है 5 महीने तक। कुछ लोगों को लग रहा होगा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, नहीं बेटा अगर टेबल से याद है कैलकुलेशन बहुत इजी आने वाली है। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है आफ्टर 5 मंथ्स बी गॉट अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप, बी चला गया यानी अब बी का कुछ नहीं है, एंड ए डबल्स हिज अमाउंट, ए अपने अमाउंट को डबल कर देता है, तो ये हो गया 3600, भाई जो उसका 1800 बचा था ना उसका तो डबल क्या होगा, तो ये 3600 हो गया। वाइल सी मेंटेन इस अमाउंट, सी अपनी अमाउंट को मेंटेन करता है, दैट मींस 4200 ही चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर मतलब 12 महीने, तो अब टाइम निकाल लेते हैं। देखो 5 और 4 9 हो चुका है, तो बचा कितना 9 और 3 12, 9 और 3 12, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, आइए। तो देखो जितनी जीरोस दो यहाँ पे सब जगह से कैंसिल हो जा रही है तो उसको कैंसिल कर लो, क्योंकि अगर हर जगह पे कोई वैल्यू कैंसिल हो जाती है कैंसिल कर सकते हैं। बाय कैलकुलेशन करते हैं, आइए। 34 जा 120 हो जाता है, प्लस 5 इंटू 80 90, प्लस 36 इंटू 3 108, ये हो गया ए का प्रॉफिट। बी का निकालते हैं, 44 जा 160, 85 जा 400, सी का निकालते हैं 35 4 जा बेटा 140, 42 5 जा 210, और 42 3 जा 126। आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूं, भाई देखो टेबल्स याद है, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करता था, इस बात को यकीन मानिए मुझे मैथ्स काफ़ी कम आता था लेकिन मेरी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, दैट्स वाई मैंने आराम से एग्जाम को क्रैक कर लिया था, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि कैलकुलेशन अच्छी होने से मैं जो क्वेश्चंस डुएबल थे जो मुझे आते थे उनको बहुत तेजी से कर पाया था, और उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सोचने वाले थे उनके लिए मैंने टाइम बचा लिया था। तो कैलकुलेशन, क्योंकि देखो यार कंसेप्ट हर कोई यही अप्लाई करेगा, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट है ये डिपेंड करेगा आप एग्जाम में कि आप किससे आगे जाएंगे और किससे पीछे रहेंगे। फिलहाल चलिए आपके पास आ गया है, प्लस कर लेते हैं, 8 0 0 8 हो जाता है, ठीक है, और ये 0 9 और 2 11 का 1 1 2 1 3 318, ठीक है। आगे आते हैं, ये आएगा 16 4 1 मिनट, हाँ 560, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 6 0 4 6 हो जाता है, 2 1 3 और 4 7 हो जाता है, 1 2 3 और 1 4 हो जाता है। ये क्या आ गया, एबीसी का रेशियो आ गया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब उसने कहा था कि प्रॉफिट है 677,000। अब Q1 क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, और Q2 क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ एबीसी। अब देखो आप प्रॉफिट निकाल लो कि रेशियो निकाल लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमारा एट द एंड तो हमें कंपैरिजन करना है, वैल्यू तो बताना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो से ही कर लेंगे, हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। हम कह देंगे कि Q1 कितना है बेटा हमारा, प्रॉफिट सी का प्रॉफिट कितना था 476, हम कहते हैं Q1 476 है, और Q2 कितना है, Q2 है एवरेज। एवरेज के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, आइए 8 0 6, ये हो गया 14 का 4, कैरी में 1 1
6 7 7 14 और 1 15 का 5, फिर से कैरी में 1 3 5 8 4 12 और 1 13, और एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 3, 3 से कर देते हैं, तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो ये आएगा 451 के समथिंग। तो Q1 आता है 476, Q2 आता है 451, और हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, हमारा आंसर आता है कि हमारा जो Q1 है वो ग्रेटर देन है किससे, Q2 से। तो होप आज की क्लास में भी आपको काफी मजा आया होगा, आप क्वेश्चंस को सीख पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे किसको, आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इस बैच के अंदर, हमें, ठीक है बेटा, कंपैरिजन इनइक्वालिटी को ही हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और देन आपको शेड्यूल दे रखा है, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को, फिर पढ़ेंगे किसको, डेटा सफिशिएंसी को। आप जानते हैं पीओ मेंस के लिए या फिर क्लर्क मेंस के लिए यही टॉपिक आपके क्या है, वेटेज लेके आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है लॉकडाउन में बहुत सारी प्राइवेट जॉब चली गई है, तो अब हमारा क्या है कि ये एक जॉब ऐसी जो हमारी बैंक की हो या फिर एसएससी की हो, जिसमें हम करियर को सिक्योर कर सके, यही हमारे पास क्या है, एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखते रहिए, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।